हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर्स देखेंगे। इनसाइड का सिक्योर सिनॉप्सिस करेंगे इसमें जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का। जीएस पेपर 2 का जो सबसे पहला सिलेबस है हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो वो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स को लिंक करते हुए ये सारे क्वेश्चंस अप्रैल 2020 मंथ के दे रखे हैं इनसाइट्स के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कोरोना आउटब्रेक जब से हुआ है, इस आउटब्रेक के बाद, कोरोना पेंडेमिक के बाद इंडिया में डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का रियल टेस्ट हो सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का एक तरीके से जो डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म है वो टेस्टिंग सिचुएशंस पर है जब से कोविड-19 की महामारी, कोविड-19 की पैंडमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है। हमें इस क्वेश्चन को एलुसिडेट करना है। ऐसा देखो, यूपीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी नहीं बन सकता, तो फिर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर जो डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का कुछ जो लिंक होगा उससे एक कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट, जिसमें सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कोविड-19 की सिचुएशन में कैसे हैं, उसके पर्सपेक्टिव से कुछ अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसको हम लोग एज सच जनरल स्टडीज़ के पेपर में तो नहीं, लेकिन ऐसे में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर डेफिनेटली उन पॉइंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे और थोड़े से एक फैक्चुअल लुक आ जाएगा हमारे ऐसे में कि जो भी बात हम बोल रहे हैं उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बैकग्राउंड देते हुए हम बोल रहे हैं। तो इसलिए इस आर्टिकल में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जिसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और रेलेवेंट जगह पर अपनी प्रिपरेशन में हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वहाँ से फ्रेम करा गया। कीवर्ड देखो, कीवर्ड है एल्यूसिडेट। ठीक है, एल्यूसिडेट में हमें क्या करना होता है? हमें पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को हिट करना होता है। जितनी की टर्म्स होती हैं उससे रिलेटेड उसको डिफाइन करना होता है जो क्वेश्चन में दे रखी होती हैं, जहाँ पर भी वो एप्रोप्रिएट होती हैं, और हमें अपनी बात सब्सटेंशिएट करनी होती है रेलेवेंट फैक्ट्स देकर। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स देकर हमें उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक तो उस कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करना होता है कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन हुई क्यों, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, वाई एंड हाउ। दूसरा, हमें एप्रोप्रिएट जगह पर की टर्म्स को डिफाइन करते हुए फैक्ट्स भी प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, ये मतलब हो गया एल्यूसिडेट का की टर्म है इस क्वेश्चन की, है टेल वर्ड है। अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा मेंस में, लेकिन सपोज करो इस टेल वर्ड का इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है। एल्यूसिडेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को हमें हिट करना होता है, जैसा कि हमने बताया। तो यही हमारा इंट्रोडक्शन बनता है, कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताकर हमारा इंट्रोडक्शन बनता है। मान लो आप मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का पेपर हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही आ जाता है। अब दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। एक क्या सोचेंगे, जैसे सपोज करो हम सबसे पहले ये सोचेंगे, जो क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा 1 मिनट के लिए, जैसे कि यार मैं डेमोक्रेसी को पहले डिफ़ाइन करूं, फेडरलिज्म को डिफ़ाइन करूं, क्या इनके बीच में लिंक बताऊं, कोविड-19 की सिचुएशन से मैं क्या पहले डेमोक्रेसी को जोड़ूं, क्या फेडरलिज्म को जोड़ूं। ठीक है, तो हम अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करने के लिए ऐसे 3-4 एस्पेक्ट्स को देखेंगे। दूसरे तरीके पे अगर कोई कैंडिडेट है जो टेल वर्ड्स पे इम्पोर्टेंस देकर पहले से ही गया हुआ है, घर से होमवर्क करके वो गया था, उसको पता था एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस, ये जो टेल वर्ड्स होते हैं, क्रिटिकली एनालाइज, एल्यूसिडेट, एग्जामिन, डिस्कस, इस सब की इंपॉर्टेंस होती है। तो उस पर्सन को ये पता था कि एल्यूसिडेट में पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को हिट करते हुए सबसे पहले वही कॉन्टेक्स्ट को इंट्रोडक्शन बनाकर लिखना होता है। तो पर्सन को याद आ जाएगा कि हाँ किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। यहाँ पर देखो दो तरह के कॉन्टेक्स्ट हैं। राइटर जो हमें कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट करते हैं ना, वो चाइना से कंपेयर करते हुए एक इंट्रोडक्टरी कॉन्टेक्स्ट हमें बताते हैं कि सिचुएशन ना चाइना में जैसे क्या है कि चाइना ने महामारी को कंट्रोल करने का दावा करा और चाइना एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। उसके बाद इंडिया एक अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का जो जहाँ पर टाइटल दिया जाता है, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दोनों हैं, और यहाँ पर जो कोविड-19 के केसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और कोऑपरेशन बहुत सारी चीज़ों में नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या इंडिया की डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म खतरे में है क्या कोरोना आउटब्रेक को देखते हुए? तो यहाँ पर दो तरीके के हम लोग इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। राइटर ने जैसे चाइना बोला, ठीक है, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चाइना याद आ रहा है तो आप चाइना लिख लो, कोई बात नहीं। लेकिन सपोज़ कर लो हम लोग नहीं गए पढ़ के
आप और मैं कि नहीं याद आया भाई, इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा पढ़ा था, वहाँ पर पहला क्वेश्चन ही ऐसा देख लिया तो समझ में नहीं आया। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को आराम से पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद ये हमारा बन जाएगा इंट्रोडक्शन। फिर हम लोग ये बताया हुआ है ना, क्वेश्चन की मेन डिमांड तो ये है कि कोरोना आउटब्रेक के चलते, जब से कोरोना वायरस आया है तब से डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का इंडिया में टेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म इंडिया में क्या है उसका जो टेस्टिंग ग्राउंड है, अब कोरोना आउटब्रेक की सिचुएशन के बाद, कोविड-19 की सिचुएशन के बाद ये चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म इंडिया में एक टेस्टिंग सिचुएशन पर है। ठीक है, तो हम लोग बता सकते हैं फिर इसमें, तो डेमोक्रेसी में आप बता सकते हो कि फ्रीडम वगैरह के रेलेवेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रीडम वगैरह के रेलेवेंस से जोड़ते हुए आप डेमोक्रेसी के बारे में बता सकते हो कि सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को किसी भी पेंडेमिक सिचुएशन में हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है सरकार को, वही रियल सेंस में ट्रू डेमोक्रेसी है। फेडरलिज्म में क्या बता सकते हैं कि स्टेट में, सेंटर में अगर कोई सरकार है और स्टेट में अगर कोई अपोजिशन की पार्टी है, जो सेंटर में जो कोई पार्टी बैठी हुई है और स्टेट में अगर कोई जो सरकार है वो अपोजिशन की है कोई पार्टी, तो लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन के टाइम पे, किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन के टाइम पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री की ड्यूटी बनती है कि पॉलिटिक्स को साइड करते हुए वो अपने जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी मदद करें। ठीक है, तो इस तरीके से एल्यूसिडेट वर्ड को मेरे को समझाने का आपका रेलेवेंस ये था कि जब टेल वर्ड्स अगर आपको याद रहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आंसर का एक फ्लो आपका बनना रेडी हो जाता है, इंट्रोडक्शन वगैरह ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो टेल वर्ड्स को कभी भी मिस मत करा करो। जितने भी अभी प्रीवियस क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं उसमें मैंने आपको बताया कि ये एल्यूसिडेट, एग्जामिन, क्रिटिकल एग्जामिन, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दिया करो। ठीक है, तो खैर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। लेकिन आपको पता है जब हम लोग डिस्कशन पूरी कर लेते हैं तो ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में राइटर सबसे पहले ये बोलते हैं कोविड-19 की ये जो महामारी थी, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन थी जो पूरे वर्ल्ड में क्रिएट हुई और ये जो चाइना से इमर्ज होकर आई, तो चाइना ने बड़े ही स्ट्रिंजेंट मेजर्स के साथ, स्ट्रिक्ट मेजर्स के साथ इस कोविड-19 की सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली कंट्रोल भी करा अपनी कंट्री में। मतलब जहाँ से एक पेंडेमिक सिचुएशन, एक बीमारी पैदा हुई, उसी कंट्री के अंदर स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाने के बाद उस पेंडेमिक सिचुएशन को सक्सेसफुली क्रिएट भी करा गया। और चाइना की सरकार के द्वारा ये जो दावा करा गया कि हमने कोविड-19 की सिचुएशन पर, इसकी महामारी पर अपनी कंट्री में काफ़ी हद तक जो है इसको दूर कर दिया है और सिचुएशन अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है हमारी कंट्री के अंदर, तो इससे वर्ल्ड के वेरियस एक्सपर्ट्स के बीच में, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बीच में एक डिबेट ये इमर्ज होकर आने लगी है कि ये जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है चाइना का, क्या ये ज़्यादा बेटर है? अगर ऐसी फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो अथॉरिटेरियन कंट्री ज़्यादा बेटर डील कर सकती है ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन को, या फिर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री या कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर फेडरलिज्म के मॉडल को फॉलो करा जाता हो? क्योंकि चाइना अगर ये दावा कर रहा है कि जिस तरीके से महामारी उधर स्टार्ट हुई थी और उसने उस पर कंट्रोल भी पा लिया, तो इसका मतलब चाइना ने एक तरीके से वर्ल्ड में इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी पाई है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाया है कि अथॉरिटेरियन सिस्टम ज़्यादा बेटर है टू डील विद सच काइंड ऑफ चैलेंजेस। उसके बाद इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए राइटर बोलते हैं ये जो वॉइस एक उठ रही है कि अथॉरिटेरियन सिस्टम ज़्यादा बेटर है, तो इसने इंडिया जैसी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ जो फॉलो होता है उसको एक टेस्टिंग ग्राउंड पर लाकर रख दिया है। क्या डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो सिस्टम है तो वो क्या ज़्यादा बेटर इक्विप नहीं है क्या ऐसे ही पेंडेमिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, या फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? और डेमोक्रेसी के साथ साथ फिर जो फेडरलिज्म का मॉडल है जो वेरियस डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में फॉलो होता है, जैसे इंडिया के अंदर, जहाँ पर सेंटर और स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, तो इस फेडरलिज्म मॉडल के ऊपर भी सवाल उठाए गए। तो हमने कॉन्टेक्स्ट को ही इंट्रोडक्शन बनाते हुए एक्सप्लेन करा कि ये देखो कोरोना वायरस आउटब्रेक जो चाइना में हुआ है उसने पॉलिटिकल ऑब्जर्वर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है क्या अथॉरिटेरियन सिस्टम ज़्यादा बेटर तरीके से ऐसे क्राइसिस को डील करने के लिए केपेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से चाइना ने दावा करा है कि हाँ हमने सक्सेस पाई है इस पेंडेमिक सिचुएशन को डील करने के लिए,
तो ये दिखाता है कि ये इस चीज़ को शो करता है कि उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसे सिस्टम की रेपुटेशन बढ़ने के लिए जिस तरीके के दावे चाइना के द्वारा करे जा रहे हैं, तो इसने डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जैसे इंडिया पे एक सवाल उठा दिए हैं कि एज़ कम्पेयर टू अथॉरिटेरियन रिजीम्स, डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का मॉडल जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जो फॉलो होता है, तो क्या वो कोविड-19 जैसी सिचुएशन से लड़ने के लिए ठीक है या फिर नहीं है। अच्छा, एक डायमेंशन आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इंडिया का ही यहाँ पर एग्जांपल क्यों लिया गया है, चाइना को अमेरिका वगैरह से क्यों नहीं कंपेयर करा गया। क्योंकि देखो, एक तो दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों की, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दोनों कंट्रीज़ की। इंडिया बस सेकंड नंबर पर है, चाइना फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। और बॉर्डर्स जैसे ही अलग होते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल टोटली अपोजिट हो जाता है। वहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम, यहाँ पर डेमोक्रेटिक। लेकिन क्वेश्चन फ्रेम इस वजह से हुआ है, चाइना ने जिस तरीके से दावे करे हैं कि हमने इस पैंडेमिक सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल पा लिया है और ऑलमोस्ट हमने अपनी इकॉनमी को पूरा खोल दिया है, हमारी कंट्री से टोटल कोविड-19 की सिचुएशन एक तरीके से जाने वाली है। इसकी वजह से इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पर लॉकडाउन मेजर्स जो इन्फोर्स स्ट्रिक्टली इतना होने के बावजूद भी 2 महीने के बाद केसेस 5000 से 1 लाख को क्रॉस कर गए हैं। इस वजह से क्वेश्चन आया है, क्योंकि देखो, जहाँ पर केसेस अगर बढ़ रहे हैं, पैंडेमिक सिचुएशन जहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रही है, एक कंट्री दावा कर रही है कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, दूसरी कंट्री में मीडिया के सामने सब कुछ आ रहा है कि इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं लॉकडाउन को इन्फोर्स करने के बावजूद भी। तो इसमें सवाल किसके ऊपर उठाए जाते हैं? सवाल कंट्री के सिस्टम के ऊपर ही उठाए जाते हैं ना। तो यही कंटेक्स्ट है क्वेश्चन का। आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा और इसी कॉन्टेक्स्ट को आप इंट्रोडक्शन बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में राइटर हमें एक छोटी सी झलक देते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के बारे में वो कुछ फीचर बताते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है। तो राइटर कहते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो फ्री होता है और ओपन होता है। मतलब जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही होती है उस कंट्री के अंदर, उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता है, उसको हाइड नहीं करा जाता है। रियल फैक्ट्स, रियल जो कोई भी जो चीज़ें होती है, जो सिनेरियो होता है, वो जनता के सामने रखा जाता है। उसके बाद राइटर कहते हैं कि डेमोक्रेसी में देखो एक और चीज़ होती है, फीडबैक मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो क्रिटिसिजम्स वेरियस स्टेक होल्डर से डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार को अगर मिलते हैं, फिर चाहे वो मीडिया पर्सनस हो, ऑपोजिशन के मेंबर्स हो, ठीक है, ये मीडिया पर्सनस, ऑपोजिशन के मेंबर्स या वेरियस डोमेन के जो एक्सपर्ट्स हों, अगर ये सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस क्रिटिसिज्म को नेगेटिव ना मानते हुए सरकार इसको एज अ फीडबैक ट्रीट करे, ठीक है। फीडबैक का राइटर बोलते हैं कि फीडबैक का एक स्कोप होना चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि कहीं से आपका जो फीडबैक है वो एंटर कर सके क्रिटिसिज्म की फॉर्म में। इससे होगा क्या, सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक पॉलिसी जो बनाएगी, उसमें कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, ठीक है। और टाइम टू टाइम सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना, प्रीवियस पॉलिसीज़ को चेंज करते हुए करंट रियलिटी से मैच करवाना और फीडबैक लेते हुए पॉलिसीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट करना, यही डेमोक्रेटिक सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं। पॉलिसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में बनती किस लिए है, ठीक है, या किसी भी सिस्टम में, तो पब्लिक के लिए तो बनती है ना पॉलिसीज़, ठीक है। तो अगर पब्लिक के लिए कोई पॉलिसीज़ बन रही हैं और टाइम टू टाइम अगर आपने अपने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक थोड़ा सा लूप प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। लूप का मतलब क्या होता है, एक जगह आपने प्रोवाइड कर रखी है कि जहाँ से जो क्रिटिसिजम्स हैं वो एंटर कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये और ज़्यादा हेल्दी बनता है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्रिटिसिज्म है आपको एज अ फीडबैक की तरह काम करेगा, जिससे आप अपने प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज़ को, स्कीम्स को टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो भलाई है जनता की वो और ज़्यादा इम्प्रूव होएगी। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग हमने देख लिया। राइटर जो हमें बताते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो एक तो फ्री होता है और ओपन होता है, ठीक है।
रोका नहीं चाहता है मीडिया वगैरह को कुछ भी पब्लिश करने से। इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, वही डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेस्ट फीचर है। दूसरा, कांस्टेंट फीडबैक एक लूप होना चाहिए, और ये फीडबैक लूप क्या है, अगर ऑपोजिशन और मीडिया या किसी भी तरह का कोई पब्लिक इंटरवेंशन हो रहा है वेरियस डोमेन के एक्सपर्ट्स के थ्रू, और अगर वो सरकार की वेरियस पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो इस क्रिटिसिज्म या बेइज्जती ना समझते हुए सरकार को इसे फीडबैक की तरह ट्रीट करना चाहिए, ताकि सरकार अच्छी पॉलिसीज़ को बना सके, या जो ऑलरेडी पॉलिसीज़ बन गई हैं उसको कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ को मैच करते हुए उस पॉलिसीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ रिफाइनमेंट्स करी जा सके। सेकंड जो कीवर्ड है, फेडरलिज्म को एक्सप्लेन करते हुए राइटर हमें फेडरलिज्म का मीनिंग बताते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम की तरह वर्क करता है जहाँ पर पावर शेयरिंग एग्रीमेंट होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ठीक है, मतलब देखो, सेंटर को कुछ पावर्स दी जाती हैं अंडर यूनियन लिस्ट, और स्टेट्स के पास कुछ पावर्स हैं अंडर स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में क्या होता है, कुछ ना एरियाज मेंशन होते हैं, कुछ डायमेंशंस मेंशन होती हैं कि इन टॉपिक्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, और ऐसी कुछ एरियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने स्टेट्स को दे रखे हैं कि इन टॉपिक्स पे, इन एरियाज़ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ही लॉ बनाए जा सकते हैं। तो फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है कि एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट होना चाहिए, सेंटर स्टेट्स की वर्किंग में इंटरफेयर ना करे, स्टेट्स के लिए कानून ना बनाए, ठीक है, उनकी वर्किंग को ना छेड़े, और सिमिलरली स्टेट्स भी सेंटर की लिस्ट में जो टॉपिक्स दे रखे हैं उसके ऊपर कानून ना बनाए, उसकी लिस्ट को ना छोड़े, दोनों अपने अपने एरियाज़ में लॉ मेकिंग पावर को एक्सरसाइज करें, एक दूसरे की लॉ मेकिंग पावर में किसी भी तरह का इन्वेजन ना करें। ठीक है, तो इसी पावर शेयरिंग एग्रीमेंट को, जहाँ पर वेरियस तरह की जो लिस्ट होती हैं और जो इसकी जिम्मेदारी है इन वेरियस जो टॉपिक्स गिवन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बनाएगी, कि स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बनाएगी, या फिर दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, तो इसकी वजह से एक बैलेंस इंश्योर होता है कंट्री के अंदर लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर, जिसमें सेंटर और जो स्टेट्स हैं वो आपस में एक तरीके से वेरियस टॉपिक्स पे वर्क भी करते हैं। ठीक है, ज़रूरत के टाइम पे, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट लिस्ट में से वेरियस टॉपिक्स जो गिवन होते हैं उसके ऊपर भी कानून बना सकती है। तो इस वेरियस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को जो ज़रूरत होती है एक कंट्री में बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इसी रिलेशन को, जहाँ पर कंट्रीज़ की जो पावर्स हैं वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा शेयर करी जाती हैं, इस मॉडल को हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म का मॉडल। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बोलें, फेडरलिज्म इज द सिस्टम इन विच पावर्स आर इक्वली डिवाइडेड अमंग सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बोथ आर सुपीरियर इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। अपने अपने एरियाज़ में दोनों सुपीरियर हैं लॉ मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो सिमिलर सी चीज़ यही लिखी हुई है। फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है, एक फेडरलिज्म एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम होती है जिसमें एक हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो एक्सक्लूसिवली सेंटर के पास दे रखे हैं अंडर यूनियन लिस्ट, और कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे हेल्थ तो वो स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में से भी कोई टॉपिक पिक कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, उसके द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी करी जाती हैं, इसको जब तक ये हम लोग किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जब तक ये कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है, कोरोना वायरस की सिचुएशन के टाइम पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि पावर को अपने पास रख लिया है। वैसे तो हेल्थ एज अ सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में से किसी एक टॉपिक को पिक करके पूरे देश के लिए कॉमन कानून बना सकती है। क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे अभी कोविड-19 जो पेंडेमिक है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन ही तो है देश के लिए, अगर हर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज़ की जो सरकारें हैं वो अगर अपनी अपनी मर्ज़ी से अलग अलग पॉलिसीज़ बनाएंगी तो एक कोऑर्डिनेशन दिखने को नहीं मिल पाएगा। जबकि कोविड-19 की सिचुएशन में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारी जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन की डिमांड भी यही है कि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म टेस्ट हो रहे हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर, तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो अब कॉमन गाइडलाइंस फ्रेम कर रही है आजकल कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को वो फॉलो करने हैं। ठीक है, तो एंड में राइटर, मतलब इंट्रोडक्शन के एंड में राइटर यही बोलते हैं
कि इस कोरोना वायरस के चलते पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए बीच में, एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होना चाहिए सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में बिटवीन वेरियस पार्टीज कंसर्न। और अभी कौन सी पार्टीज के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा ना करें कि जस्ट बिकॉज सेंटर और स्टेट्स में अगर जो पार्टीज़ हैं वो ऑपोजिशन है एक दूसरे के लिए, तो हेल्थ मिनिस्ट्री कोई गाइडलाइन इशू करे, ठीक है, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट उसे माने ना। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट कोई बात, अगर कोई फीडबैक, कोई बात बताना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, और वेरियस स्टेट्स के जो सीएम है, मान लो वो किसी ऐसी पार्टी से नहीं है जो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है, लेकिन फिर भी उनके अगर कोई फीडबैक देश के इस टाइम पे काम आ सकते हैं, उन चीफ मिनिस्टर्स के फीडबैक, उन ऑपोजिशन पार्टीज़ के फीडबैक, तो सेंटर को कोविड-19 की सिचुएशन में कोई भी पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हुए, फिर चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी हो, चाहे सोशल पॉलिसी हो, किसी भी तरह की वो पॉलिसी हो, सेंटर को वो फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि कोविड-19 की सिचुएशन के टाइम पे हमारे इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन फेडरलिज्म के कंसेप्ट को कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। जब से इंडिया में कोविड-19 की सिचुएशन इमर्ज होकर आई है और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ने जिस तरीके के अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे जो एफर्ट्स लिए हैं, तो देखो ऐसा बोला जाता है राइटर के द्वारा कि सेंटर और स्टेट्स के एफर्ट इतने बड़े नेशनल डिज़ास्टर को देखते हुए कोऑर्डिनेटेड वे में होने चाहिए थे। ऑब्वियस ही बात है ना, इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर आप चाह रहे हो कि कोविड-19 जैसी जो महामारी है वो लोगों तक ना पहुँचे, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने के बाद भी केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ रही है हमारे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में, जहाँ पर सेंटर और स्टेट्स आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाए। बहुत सारे इश्यूज़ में उनके बीच में ब्रेकडाउन देखने को मिला, मतलब लैक ऑफ कोऑपरेशन देखने को मिला। अगला पॉइंट राइटर बोलते हैं कोविड-19 एक नेशनल डिज़ास्टर है, बिल्कुल ठीक है, और ऐसे नेशनल डिज़ास्टर में जो स्टेट्स हैं, जाहिर सी बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी न किसी तरह की जो हेल्प है, असिस्टेंस है, वो एक्सपेक्ट करेंगे, ताकि अपने लेवल पर स्टेट्स भी ऐसी सिचुएशन को टैकल कर सकें। लेकिन राइटर बोलते हैं कि हमारे इंडिया में एफर्ट के बजाय पॉलिटिक्स ज़्यादा देखने को मिलती है। नेशनल हेल्थ डिज़ास्टर जब भी कोई हो या कोई भी बड़ा रिस्पांस जिसमें कलेक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐड करना चाहिए, वहाँ पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी की बात आ जाती है, पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है जिसकी वजह से ये जो आर्टिकल है, जो क्वेश्चन है कि अथॉरिटेरियन सिस्टम के ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो आप ये वाला पॉइंट भी एक लिख सकते हो कि यहाँ पर पॉलिटिक्स ज़्यादा चलती है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पार्टीज़ एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। नेशनल हेल्थ डिज़ास्टर के टाइम पे भी बहुत सारी सिचुएशन में पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी रहती है। उसके बाद देखो, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, राइटर बोलते हैं वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि वो ज़्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशंस पे ज़्यादा फोकस्ड होता है। ठीक है, डेलिब्रेटिव का मतलब होता है डिबेट्स एंड डिस्कशन करना। मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तब तक अगर वो कोई डिज़ास्टर हो या कोई डिसीज़ हो या किसी भी तरह की कोई सिचुएशन हो, वो सिचुएशन हावी हो जाती है, बाद में डिसीजंस को इन्फोर्स करा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिस्टम में सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना और सबसे एग्री करवाना, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी डिबेट्स एंड डिस्कशन में ज़्यादा फोकस करती है रेदर देन डिसीजंस को क्विकली इंप्लीमेंट करना। तो चाइना के सिस्टम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि चाइना पहले इंप्लीमेंट करना चाहता है, अथॉरिटेरियन सिस्टम जो होता है वो पहले इंप्लीमेंट करना चाहता है डिसीजंस को। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है कि जब इंप्लीमेंट एक बार स्ट्रिक्टली कर दिया, अब इस इंप्लीमेंटेशन में क्या चेंजेस लेकर आने हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जैसे हमारे क्या होता है, पहले डिबेट्स होती है, डिस्कशंस होती है, फिर बहुत सारी जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने ओपिनियन को रखती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट्स के ओपिनियन को मानती है या उनकी एडवाइस को मानती है, उनकी एडवाइस को नहीं मानती है। फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है कि रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं और वाइस वर्सा। तो इन सब में, इस सब डिबेट्स एंड डिस्कशंस में
अगर ऐसा कोविड-19 जैसी कोई सिचुएशन होती है, नेशनल हेल्थ डिज़ास्टर या कोई भी और इशू हो जिसमें पूरे कंट्री के वेरियस लेवल्स ऑफ सरकारों को कलेक्टिवली एक्ट करने की ज़रूरत होती है, तो वो जो कलेक्टिव एफर्ट होता है वो देखने को मिलता नहीं है। उसके बाद राइटर अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं नेशनल लॉकडाउन के एग्जाम्पल को लेते हुए। आप खुद देखो, 2 महीने पहले जब नेशनल लॉकडाउन हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ और वेरियस स्टेट्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि अपने अपने स्टेट्स में आप अपने लेवल पर आकर नेशनल लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करो, तो हमारे देश में जो नेशनल लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ, जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसी थी, उसका एक कोऑर्डिनेटेड एक रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला पूरी कंट्री के अंदर। इतनी बड़ी महामारी की जो सिचुएशन थी उसके अंदर सारी स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरीके का डिसीजन एनफोर्स करना चाहिए था और सिमिलर वे में पूरी कंट्री का स्ट्रक्चर होना चाहिए था लॉकडाउन का। लेकिन कई स्टेट्स में लॉकडाउन के टाइम पे भी इतनी भीड़ देखने को मिली। कई जगह पर माइग्रेंट वर्कर्स ने जो लाइन लगाई उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसी थी वो टूटती हुई नज़र आई। और जैसे अभी हमने देखा, कुछ एरियाज़ में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी भीड़ थी और किसी जगह पर इतने अच्छे से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करा गया कि एक गाड़ी भी नहीं दिखी, एक इंसान भी नज़र नहीं आया। बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन का मजाक उड़ते हुए भी दिखा, जहाँ पर लोग बिना रीज़न के अपने घर से बाहर निकलते थे और पुलिस वाले फिर उनको पीटते थे। तो देखो, कुल मिलाकर बात यही है कि नेशनल लॉकडाउन एक नेशनल लेवल पे क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सारे स्टेट्स को एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट करना चाहिए था कि नेशनल लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी, सोशल डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसी थी, वो सिमिलर होनी चाहिए थी पूरी कंट्री में। क्योंकि आप ये देखो, लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन से पहले हमने डिस्कस करा था कि हज़ार भी केसेस नहीं थे, लेकिन जब नेशनल लॉकडाउन अब जैसे धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हुआ है तो 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट रहा है ना सेंटर और स्टेट्स के बीच में, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का, अच्छे से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट ना कर पाना, लॉकडाउन को, सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट ना करवा पाना। तो इन सब में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है। एक नेशनल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कहीं ना कहीं गायब था। नेक्स्ट पॉइंट है, राइटर बोलते हैं चलो नेशनल लॉकडाउन जैसे जो मेजर्स हैं वो तो गवर्नमेंट्स वेरियस लेवल्स पे अपना लेगी, उनको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, जिसमें लोगों के राइट्स को कर्टेल करा जाएगा, लिमिट करा जाएगा कि वो लॉकडाउन को तोड़े ना। कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए लोगों को घर पे बिठा दिया जाएगा। लेकिन ऐसी किसी भी तरह की कर्टेलमेंट ऑफ राइट्स या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो टेम्पररी हैं, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि लोगों को घर पे बिठाने से चलो हो सकता है लॉकडाउन अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कोविड-19 के जो केसेस आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक रुक भी जाएं, लेकिन इससे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो एड्रेस नहीं हुई ना। लॉन्ग टर्म जो इश्यूज़ हैं, जो मेन इशू है वो तो एड्रेस नहीं हुआ ना। और मेन इशू है क्या? मेन इशू है इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि काफ़ी वीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो ऑलरेडी इतने फुल रहते थे, जैसा कि आपको इमेज पे दिख रहा है, इतने ज़्यादा तादाद में लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भरे रहते हैं जैसे कोई रेलवे स्टेशन हो। तो कोविड-19 के जब एडिशनल केसेस आएंगे फिर सरकार का एक्शन क्या होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, इस पर तो कोई पॉलिसी नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इम्प्रूव करने की कोई बात ही नहीं है। कोविड-19 के पेशेंट्स को आइसोलेट करके रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हमारे देश में हॉस्पिटल में बेड्स की इतनी ज़्यादा कमी है, पेशेंट टू बेड रेशियो हॉस्पिटल के कॉन्टेक्स्ट में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे देश में बेड टू पेशेंट रेशियो है वो बहुत कम है। अब ऐसे में जब लाखों केसेस हो गए हैं और ये जो पर्सन्स हैं जिनको कोविड-19 हुआ है ये हॉस्पिटल में जाएंगे, तो हर कोई प्राइवेट इलाज तो नहीं करवा सकता। अब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ऑलरेडी फुल हैं, तो कोविड-19 की सिचुएशन कंट्रोल हो भी रही है कि नहीं भी हो रही है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अगर कोविड-19 की सिचुएशन का मतलब ये है पर्सन्स को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, उनको एक बेड प्रोवाइड करवाना, ठीक है, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल जो ऑलरेडी फुल है, जहाँ पर पेशेंट्स के बेड इतने क्लोजली चिपके रहते हैं, स्पेस बहुत लिमिटेड रहता है, तो पेशेंट को आइसोलेट करके रखा ही कैसे जा सकता है। आयरनी तो एक ये भी है, मजाक तो एक ये भी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ पे बेड जो हैं वो बहुत खाली पड़े रहते हैं,
जहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर वहाँ पर कोई इलाज करवाने आए तो आराम से उसको एक अपना बेड मिल जाएगा। और वहाँ पर तो ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत सारे ऐसी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको एक बेड के साथ अपना एक सेपरेट रूम मिल जाता है। जैसे आप ये देखो, हॉस्पिटल का रूम तो ये कहीं से भी नहीं लगता, 5 स्टार होटल लग रहा है ये तो बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है, यहाँ पर रहने का खर्चा या कॉस्ट जो बियर करनी पड़ेगी एक पेशेंट को अपने आप को ठीक करवाने के लिए, फिर चाहे वो किसी भी बीमारी को अपने ठीक करवाने आया, मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस की इंडियन सोसाइटी में इतनी अफोर्डेबिलिटी पावर है क्या कि इतने महंगे इलाज को वो जो कॉस्ट आएगी उसको बेयर कर सकें? आंसर है नहीं। ठीक है, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पर बेड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, टोटली सैनिटाइज्ड यहाँ पर जो फ्लोर्स रहते हैं, बेड रहते हैं, पूरा हॉस्पिटल बहुत क्लीन रहता है, स्टाफ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बात यही है, हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, जितना मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में उनके करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक पावर को देखते हुए वो हॉस्पिटल्स पे इतना पैसा खर्चा करना अफोर्ड नहीं कर सकती इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो यही वाला पॉइंट हमने डिस्कस करा कि राइट्स को कर्टेल करना तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स से सॉल्व नहीं होती हैं। इंडिया में जैसे वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, तो इसके लिए सेंटर और स्टेट्स को मिलकर आना चाहिए। जीडीपी को ज़्यादा से ज़्यादा करंट सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कोविड-19 सिचुएशन आई है तब जाके गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च करने की हमें ज़रूरत है। अगर ये रियलाइजमेंट आपको पहले ही हो जाती तो ना ही इतने केसेस होते, और अगर होते भी तो टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गए होते, जैसे वर्ल्ड की वेरियस एडवांस कंट्रीज़ ने ये करा है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इटली वगैरह, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सिस्टम होने के बावजूद भी वहाँ पर केसेस जो थे, जो डेथ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना, आप ये नहीं बोल सकते ना कि हमने तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए डेवलप नहीं करा कि जिन एडवांस्ड कंट्रीज़ ने करा भी था तो उन्होंने कौन सा डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। कोविड-19 की सिचुएशन को अगर आप भूल जाओ, ये तो एक ऐसा नया वायरस है जिसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑलरेडी अभी हमने जैसे इमेजेस में देखा था, जो हॉस्पिटल्स जो हैं इतने फुल रहते हैं, वहाँ पे जो स्पेस है, जो पेशेंट रहते हैं वो इतना क्लोज रहते हैं, जिससे बीमारियाँ जो हो, फिर चाहे वो कोविड-19 हो या और कोई हो, तो वो भी तो फैलने का खतरा रहता है ना उससे। अब जैसे सपोज करो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, बगल में कोविड जैसे केसेस अगर मे नॉट गॉट टू सो बहुत ज़्यादा बढ़े, कोविड-19 के एक पेशेंट को लाकर लिटा दिया जाए सरकारी अस्पताल में, जहाँ पर ऑलरेडी मरीज़ जो हैं वो कोई और टेस्ट करवाने अपना आए हैं, किसी लेडी की डिलीवरी है वहाँ पर, किसी का कोई ऑपरेशन है, किसी का हार्ट सर्जरी है। अब इसका मतलब तो ये है कि जो जिनकी कोई गलती भी नहीं थी या कोई इलाज करवाने आए थे, तो हॉस्पिटल में वो ठीक होने आए थे जो भी उनको बीमारी थी, लेकिन वो साथ कोविड-19 को लेकर जा रहे हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि अगेन बात यही आती है, इंडिया का वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस आना, एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन आना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड-19 ने हमें एक तरीके से अवेयर करवाया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही क्रूशियल एरिया है जिस पे इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फेडरलिज्म की वीकनेस से रिलेटेड है। राइटर बोलते हैं कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रॉड तौर पे जो पॉलिसीज़ बनाने का काम है वो तो चलो सेंटर बना लेगी, लेकिन सेंटर तो सिर्फ एक गाइडलाइन देने का काम करेगी। इम्प्लीमेंटेशन करने का जो काम है, जो भी पॉलिसीज़ होगी, जैसे लॉकडाउन एक पॉलिसी है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करवाना है तो गाइडलाइन सेंटर की तरफ से आ जाएंगी, लेकिन इम्प्लीमेंट करवाने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है। और लॉकडाउन में ये देखा गया कि सेंटर और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिफ्ट थी, उसकी वजह से सेंटर ने तो अपनी तरफ से गाइडलाइन दे दी, लेकिन बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, या फिर उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट मेजर्स आप कह सकते हो कि नहीं लिए, जिसकी वजह से लॉकडाउन जो है या सोशल डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसी है उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करा जाए। इसके लिए भी स्टेट्स के ऊपर एक
जिम्मेदारी है, स्टेट्स भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं करा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो जैसा कि राइटर बोलते हैं एक पॉलिसी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इम्प्लीमेंटेशन तो ग्राउंड लेवल पर होती है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विलेज लेवल पर, स्टेट लेवल पर। और ये सब किसकी जिम्मेदारी है ज़्यादातर देखना, ये है जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट गवर्नमेंट्स का भी जो एफर्ट रहा कोविड-19 की सिचुएशन में, वो बहुत ही ज़्यादा ढीला ढाला रहा कई सारे स्टेट्स का। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई नेशनल लेवल पे जिन पॉलिसीज़ को अनाउंस करा गया था, जिन एफर्ट्स को अनाउंस करा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू कंट्रोल द कोविड-19 पैंडमिक। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं कि फेडरल यूनिट जो हमारे कंट्री की है वो इतनी वीक है कि माइग्रेंट्स वर्कर्स जो थे जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव करके जा रहे थे तो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अभी तक देखने को नहीं मिल रहा था बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, बहुत सारे सिनेरियोज में। लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो अपने गांव लौट के जब जा रहे थे तो स्टेट के बीच में भी एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देखने को नहीं मिला। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इस इमेज को देखो तो हम सब ये जानते हैं लाखों की संख्या में जो वर्कर्स थे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए, अपनी स्टेट लौट कर जाना चाहते थे। लेकिन शुरू में जब वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि उनको इनकी नेटिव प्लेसेस में वापस पहुंचा दिया जाए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं शहरों में रहना, और जिन फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में वो काम करते थे वहाँ पर उनको अब रिक्वायर्ड सैलरी नहीं मिल रही है, दे आर शॉर्ट ऑफ मनी, उनके पास अब पैसा नहीं बचा है और उनका कई सारी जगह पर खाने का जो बंदोबस्त है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ऐसा वर्कर्स की तरफ से कहना था। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में हमने डेली न्यूज़पेपर में, टीवी वगैरह में हमने देखा। अब जब लॉकडाउन चल रहा था या उससे पहले, लॉकडाउन जब शुरू इतनी अच्छी तरीके से जब इम्प्लीमेंट नहीं होना शुरू हुआ था, जस्ट अनाउंस ही हुआ था लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी, वर्कर्स के लिए अगर तभी इंतज़ाम करवा दिए जाते बस के, ट्रेन के, तो कोविड-19 की सिचुएशन हो सकता है काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाती। इतना ज़्यादा जो मास माइग्रेशन हमें देखने को मिला वो नहीं देखने को मिलता। लेकिन अब हुआ क्या, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अब देखो ये कहने लगी हैं कि फ्रेंड्स हमें कोविड-19 की सिचुएशन के साथ ही रहना होगा क्योंकि जब तक इसके लिए वैक्सीन नहीं आती है हम घर पे बैठे नहीं रह सकते हैं, इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अब इस तरीके की बातें बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, वो इस तरीके की स्टेटमेंट्स रिलीज़ करने लगे हैं डैट नाउ वी शुड बी रेडी टू लिव विद कोरोना वायरस। अब बाद में अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे कहीं कहीं स्टेट्स में लगा भी मतलब खुल भी रहा है और नेशनल लेवल पे जो लॉकडाउन 4 लगा भी हुआ है। अब आप बसेस चलवा रहे हो, ट्रेन चलवा रहे हो वर्कर्स को भेजने के लिए, जब केसेस 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं। ये काम अगर आपने शुरू में ही करा होता तो अभी सब लोग अपनी नेटिव प्लेसेस पे होते और लॉकडाउन एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी बन जाती इम्प्लीमेंटेशन की, बहुत अच्छी तरीके से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कर लिया जाता। सिचुएशन तो ये भी आई, कई ड्रास्टिक सिचुएशंस, कोई ड्रास्टिक सिनेरियोज जो हमने देखे जहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स को जब वो एक स्टेट से निकले अपनी नेटिव प्लेस जाने के लिए तो दूसरे स्टेट्स ने अपने बॉर्डर्स को क्लोज़ कर लिया कि हम लोग इनको अपनी स्टेट में एंटर नहीं करने देंगे। इवन जिस स्टेट से माइग्रेंट वर्कर्स बिलोंग करते थे उन राज्य की सरकारों ने भी वर्कर्स को अपनी स्टेट में एंटर नहीं करने दिया। रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे वर्कर्स ने जो ट्रेन ट्रैक था उसको पकड़ लिया अपने घर जाने के लिए। और एक केस आया था जिसमें ऐसे केसेस 2-3 बार आ चुके हैं जब से लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो आई है कि वर्कर्स रेल ट्रैक पे सोए और रात को उनके ऊपर से ट्रेन गुजर गई जिसमें उनकी डेथ हो गई। 17 या 20 वर्कर्स थे जिनकी डेथ हो गई ट्रेन ऊपर चढ़ जाने की वजह से, ठीक है। अब इतने टाइम से वो चल रहे हैं, इतने दिनों से वो चल रहे हैं जहाँ पे रास्ते में हो सकता है उनको खाने की फैसिलिटी प्रोवाइडेड हो चाहे ना हो, कैसे वो आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं। जब वो किसी एक स्टेट पहुँचे तो स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम इनको नहीं आने देंगे, वापस लौट जाओ। अब कोई आदमी 20 दिन चल कर आ रहा है, आप उससे कह रहे हो आप वापस लौट जाओ, और जबकि वो आपकी स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है।
और जिन स्टेट्स से माइग्रेंट वर्कर्स निकले उन स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कोई एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। या तो वो उनको रोकते, अपनी स्टेट में रहने की जो है वो या तो फैसिलिटी करवाते, या मान लो कि जिन स्टेट्स के वर्कर्स को जाना भी था अपनी नेटिव प्लेसेस में, तो पहले जहाँ से वो वर्कर्स निकले हैं उस स्टेट की गवर्नमेंट को बात भी तो करनी चाहिए थी ना, दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट से, उनके चीफ मिनिस्टर से, उनके मिनिस्टर से। लेकिन यहाँ पर भी स्टेट्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला। और रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स की वेरियस इंसिडेंट्स की वजह से, भूख की वजह से रास्ते में ही डेथ हो गई। ट्रेन इंसिडेंट्स बहुत सारे सामने आए जिसमें एक्सीडेंट्स की वजह से, ट्रेन एक्सीडेंट्स की वजह से वर्कर्स की डेथ हो गई। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक सामने आई कि माइग्रेंट वर्कर्स जब जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस ने उनको बहुत ज़्यादा मारा भी, ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स कहती हैं, ठीक है। और किसी स्टेट की तरफ से अगर ट्रेन सर्विस अगर स्टार्ट भी हुई माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर वापस पहुंचाने के लिए, तो उस ट्रेन में माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में भरे हुए थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसी थी वो टूटते हुए नज़र आई। तो कुल मिलाकर हमारा जो इस टॉपिक को रिलेटेड जो डिस्कशन है वो यही है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात हो या स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स रिलेशंस की बात हो, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारे देश में देखने को नहीं मिलता जब भी किसी पॉलिसी को नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। कोविड-19 से बड़ा कोई नेचुरल डिज़ास्टर जिसमें पूरा देश घर पे बैठा हो, सारी सर्विसेज जो हैं वो बंद हो, वर्कर्स जो हैं वो पैदल इतनी ज़्यादा तादाद में पहली बार मीडिया में हाईलाइट हुए कि कहीं वो जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जो थी एक तरीके से रीसेंट पास्ट में तो नहीं देखी गई है, ठीक है। रीसेंट पास्ट में 21st सेंचुरी जब से स्टार्ट हुई है, इस तरह की जो सिचुएशन है वो अभी तक हमारे इंडिया ने विटनेस नहीं करी थी। होपफुली इस पैंडेमिक सिचुएशन में अभी तक उतनी डेथ नहीं हुई है, और मे नॉट गॉड डू सो कि डेथ हो भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान करें। लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस एक्शन की ज़रूरत हर एक प्लान ऑफ इवेंट में पड़ती है। जितने भी एग्जांपल हमने डिस्कस करे उन सारे एग्जांपल में सॉल्यूशन ये निकलता है, कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस एक्शन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर आता तो इस मास माइग्रेशन को रोका जा सकता था। अल्टीमेटली कोविड-19 की सिचुएशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करा जा सकता था। तो इसके लिए हमारा जो वीक फेडरल मॉडल है या फेडरलिज्म को इंडिया में अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करा जाता, उसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है। लास्ट पॉइंट राइटर बोलते हैं कि सेम स्टेट में वेरियस एरियाज़ में, मतलब एक ही अगर स्टेट है तो उसमें वेरियस एरियाज़ में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को लेकर इश्यूज़ देखने को मिले, ठीक है। ये मान लो ये एक स्टेट है, हम लोग इसको मान लेते हैं ये कर्नाटका है, ठीक है। कर्नाटका में एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अच्छी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो रही हैं, प्रोवाइड कराई जा रही हैं। डॉक्टर्स को पीपीई किट्स या फिर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। लेकिन स्टेट्स के अगर दूसरे कोने में हम लोग देखें, कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर पीपीई किट्स या तो ना के बराबर है या बिल्कुल ही प्रोवाइड कराई जा रही है। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी स्टेट्स ने ये दावा करा था कि प्लाज्मा थेरेपी जो है उससे पेशेंट ठीक हो रहे हैं बहुत सारे। अगर कोविड-19 को हमें ट्रीट करना है तो प्लाज्मा थेरेपी एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बोला कि अभी तक इसकी टेस्टिंग हुई नहीं है तो हम लोग प्लाज्मा थेरेपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अभी इसके ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च होना बाकी है। अभी ये चीज़ श्योर नहीं है कि कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव है कि नहीं है, बॉडी के ऊपर कैसी रिएक्ट करेगी है। जब तक इसके ऊपर एक श्योरिटी नहीं हो जाती है तो हम लोग प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ करने के लिए कोविड-19 को टैकल करने के कंटेक्स्ट में हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो ये पूरा इंडिया है, ठीक है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये हमारा पूरा इंडिया है। तो इसमें कुछ स्टेट्स जो हैं वो अपनी तरीके से टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को अपना रहे हैं, कुछ स्टेट्स अलग तरीके से अपना रहे हैं। किसी स्टेट में जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, किसी स्टेट में
जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो एक ये वीक कोऑर्डिनेटेड एक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी की वजह से ब्लेम लगाया जाता है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी और जो फेडरलिज्म का जो मॉडल है, मतलब जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है सेंटर गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये जो कोविड-19 की सिचुएशन जो आई है, इसने इस डेमोक्रेसी को और फेडरलिज्म के मॉडल को इंडिया के अंदर एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया। ठीक है, कि रियल जो डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के जो मॉडल हैं वो इस टाइम पे चेक हो रहे हैं जब कोविड-19 की सिचुएशन सामने आई है। वेयरएस चाइना में अगर आप बात करो तो चाइना में ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होने के कारण, ऐसा राइटर बोलते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं, क्योंकि चाइना में ऑथोरिटेरियन रिजीम है, तो उस ऑथोरिटेरियन रिजीम ने ना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करा अपना डिबेट्स में या डिस्कशन में, ऊपर से जो वहाँ पे लॉकडाउन स्ट्रैटेजी थी वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई। जैसे वुहान बहुत महीने पहले बंद हुआ था, लेकिन उतनी जल्दी वो खोल भी दिया गया। अब वो बहुत सारी जो सिटीज़ थे जो लॉकडाउन के अंदर थे चाइना के अंदर, वो इसलिए रीओपन कर दिए गए ना, क्योंकि चाइना का ये दावा है कि हमने कोविड-19 की सिचुएशन जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर थी उसको बाहर जाने से रोका, फिर चाहे हमें कोई भी मेजर्स लेने पड़े। इसी वजह से बोला जाता है क्या ऑथोरिटेरियन सिस्टम ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो फेडरल मॉडल है और जो डेमोक्रेसी का मॉडल है हमारी जैसी कंट्रीज़ में, वो क्या वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ऐसे मॉडल को अपनाने की ज़रूरत आ गई है कि वर्ल्ड में चाइना जैसे मॉडल को? ये इस आर्टिकल का मेन कंसर्न है। तो अब ऐसी सिचुएशन में मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस हमें देखने को मिले, ताकि हम इफ़ेक्टिवली पूरी इंडिया से कोविड-19 की जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल कर सकें। तो राइटर के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट ये है, हमारे इंडिया में जो एक पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सिस्टम है, क्या हेल्थ हिरार्की है जिसमें वेरियस ऑफिसर्स आते हैं, जैसे हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स जो कि डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, ब्लॉक लेवल पर जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, वेरियस हेल्थ पर्सनल जो तालुका लेवल पे या सब सेंटर लेवल पे जो काम करते हैं, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन लेकर आना होगा। अब वो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो सकता है? नेशनल लेवल पे मान लो, ठीक है, नेशनल लेवल पे अगर कोई हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी या फिर कोई डिसीजन अनाउंस करा जाता है, तो वो सारे के सारे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, तालुका लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे वो इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरीके के हेल्थ हिरार्की को फॉलो करने से फ़ायदा क्या होगा? जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का, वो हर एक लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनेगा, फिर चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या फिर लोकल लेवल हो, मतलब विलेज पंचायत वगैरह के लेवल पे जो है हेल्थ सिस्टम ओवरऑल कंट्री का एफिशिएंट बनेगा। तो इस वजह से इंडिया का ओवरऑल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्ज होकर आएगा अगर सारे लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, विलेज लेवल पर, तालुका लेवल पर सभी हेल्थ हिरार्की में जितने भी स्टेक होल्डर्स आते हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें और उसको अडॉप्ट करें, जो कि हर एक लेवल पे सिमिलर सी होनी चाहिए। एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर सिस्टम को अडॉप्ट करने के फ़ायदे और भी हैं। फेडरल लेवल पे तो हमने देखा सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट पे हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा अगर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट निकल कर आता है। इसके अलावा प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर और टर्शरी लेवल पे भी हेल्थ केयर सिस्टम को इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। और इसकी वजह से वेरियस टाइप्स के जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हो, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम हो या फिर इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इन सबको भी स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है। मतलब दो चीज़ों का देखो फ़ायदा होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनेगी, दूसरा वर्टिकल लेवल पे भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो इससे जो फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा अगर एक हेल्थ केयर सिस्टम में एक यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इम्प्लीमेंट करे सरकार। और यहाँ पर कौन से सरकार की बात हो रही है? बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स।
तो जो सोल पर्पस है, सोल एम है एक कॉमन हिरार्किकल सिस्टम को अडॉप्ट करने का, वो यही है इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम को अफोर्डेबल बनाना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमने देखा था ऐसी है जो एडवांस लेवल का हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर आज भी लोगों की रीच से बाहर है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपने आप को एडमिट नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं बहुत सारी, कई सारी बीमारियों के लिए, वो भी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों को करना पड़ता है ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। तो जब एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर सिस्टम इमर्ज होकर आएगा और हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग बनाने के एफर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेगी, तो उसकी वजह से इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम को वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, पुअर पीपल के लिए अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। इस तरह की एम को अचीव करने के लिए हम लोग देखो गवर्नमेंट की बात तो करे जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी कोऑर्डिनेशन की, उनके भी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। जैसे लोकल अथॉरिटीज़ हों, लैब्स हों जहाँ पर फंक्शंस और टेस्टिंग जो फैसिलिटीज़ हों वो अच्छी हों, यूनिवर्सिटीज़ हों जो रिसर्च करें, कुछ इन्वेस्टर्स होने चाहिए चाहे फिर वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हों। उसके अलावा कुछ स्टार्टअप्स और जो SMEs होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका भी सपोर्ट चाहिए, लार्ज कॉर्पोरेट्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और वेरियस कंपनीज़ हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च होनी चाहिए, फंडर्स होने चाहिए, थर्ड सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, चैरिटीज़, एसोसिएशंस, प्रोफेशनल्स, प्रोवाइडर्स, हेल्थ एंड सोशल केयर। तो मतलब वेरियस स्टेक होल्डर्स के एफर्ट्स से ही, ना कि सिर्फ इकलौता गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। मतलब पॉलिसी मेकर्स में तो देखो सिर्फ गवर्नमेंट आ जाते हैं, ये तो सिर्फ एक स्टेक होल्डर हुए, ठीक है। तो आप जब भी आंसर लिखो ना तो हमेशा ये लिखा करो कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के बाद आप ब्रैकेट में ना 2-3 नाम मेंशन कर दिया करो, ठीक है, और फिर एक्सेट्रा लगा दिया करो, क्योंकि किसी भी बड़े एम को नेशनल लेवल पे अचीव करने के लिए एक सोल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है। वेरियस लेवल पे वेरियस एजेंसीज़ का, इंस्टीट्यूशंस का हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। मतलब टू अचीव अ नेशनल फ्रेमवर्क वी नीड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड नॉट जस्ट वन स्टेक होल्डर। तो हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के कॉपरेशन की, उनके कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हर एक लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, फिर चाहे वो प्राइवेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो हमने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करे जा सकते हैं वेरियस गवर्नमेंट के द्वारा, इसको देख लिया कि हियरार्किकल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से हेल्थ इकोसिस्टम को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ केयर सिस्टम को, कुछ भी बोल सकते हो आप, इसको स्ट्रॉन्ग करा जा सके, स्ट्रेंथन करा जा सके। लास्ट पॉइंट तो देखो जनरल सा पॉइंट है, राइटर्स में बोलते हैं सेंटर को सारे स्टेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट या किसी भी तरह का सपोर्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, स्पेशली कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन में, ठीक है। और सेंटर को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ स्टेट्स को या कुछ कम्युनिटीज़ को छोड़ दें जस्ट बिकॉज वो उनका वोट बैंक नहीं है, ठीक है। किसी स्टेट में अगर ऑपोजिशन की सरकार है, ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उस जैसी सिमिलर गवर्नमेंट अगर अलग अलग स्टेट्स में, तो ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं स्टेट्स की हेल्प करे जहाँ पर उनकी पार्टी से रिलेटेड जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, बल्कि ऑपोजिशन पार्टीज़ के भी अगर चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी सरकार है, या कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो सरकार को पता है कि वो इलेक्शंस के टाइम पर उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये टाइम राइटर के हिसाब से ये टाइम ऐसा है, कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं खेली जा सकती है, इसको कोरोना वायरस की सिचुएशन को पार्टीशन इशू ना बनाया जाए, ठीक है। पार्टीशन इशू का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ उसी को सपोर्ट करते हो जिसने आपको सपोर्ट करा होता है। तो पार्टीशन इशू ना बनाकर इस चीज़ को, कोरोना वायरस सिचुएशन को, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप देखो, मैं आपको टेक्स्ट पता है क्यों दिखाता हूँ, आप एक बारी वोकैबुलरी चेक करो इसकी, ठीक है। मतलब हम क्या होता है कि चीज़ें समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आती है ना, और जो हमारा सिलेक्शन तो आंसर राइटिंग के बिना हो ही नहीं सकता, हम कितना भी नॉलेज जानते हो, ठीक है, कितनी भी नॉलेज हमारे पास हो, कितना भी इशूज़ के बारे में डेप्थ जानते हो, आप 100 न्यूज़पेपर पढ़ते हो, 1000 एडिटोरियल डेली पढ़ते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोकैबुलरी एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ज़्यादा बातें हम कम शब्दों में कह लें, ये हमारा मेंस में सिलेक्शन करवा सकता है ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें कम से कम वर्ड्स में अगर बता सकते हो ना, ठीक है, आपके जो थोड़े से वर्ड्स हैं वो एक ब्रॉडर पिक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की, ब्यूरोक्रेट की एक सोल क्वालिटी होती है। मैं आपको वोकैबुलरी के बारे में बता रहा था, राइटर ने देखो यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स के बारे में बात भी कर दी,
राइटर चाहते तो ये बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो हमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल एंगल नहीं लाना होता है। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट हम लोगों को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे ना तो हम किसी मिनिस्टर का नाम लेंगे ना किसी पार्टी का नाम लेंगे। राइटर चाहते तो वो ये बोल सकते थे कि बीजेपी की जो सरकार है वो सेंट्रल लेवल पे है। अब जिन जिन स्टेट्स में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कोई भी अदर स्टेट हो, अगर उन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है तो ऐसा ना हो कि बीजेपी सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को सपोर्ट करे जहाँ पे बीजेपी की सरकार हो, जबकि कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को या समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, मतलब अदर पार्टी, उन्होंने वहाँ पर सरकार अगर बना रखी हो तो सेंटर की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखो कि ऐसे स्टेट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, ऐसी कम्युनिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर राइटर ये भी कह सकते थे कि जो हिंदू पॉलिटिशियंस हैं ऐसा ना हो कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ को जो है वो लेफ़्ट आउट कर दें। ठीक है, क्योंकि किसी एरियाज़ में हो सकता है जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हों वो हिंदू लीडर्स का वोट बैंक ना हो। तो ये सारी बातें देखो एक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज के लिए अच्छी बात नहीं है, और स्पेशली यूपीएससी जैसे पेपर के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि यूपीएससी ने आज तक कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जिसमें कोई रिलीजियस एंगल या कम्युनिटी का एंगल या किसी भी तरह का एक पॉलिटिकल एंगल दिखता हो। तो यहाँ पर देखो सेंटर टर्म का यूज़ करा गया है, स्टेट्स का यूज़ करा गया है, कम्युनिटीज़ टर्म का यूज़ करा गया है, और ऐसा बोला कि इसको देखो जो है ना कि पॉलिटिक्स खेली जाती है, गंदी राजनीति खेली जाती है कि हमारी सरकार है और हमारी वाली पार्टी जिन स्टेट्स में होगी हम उन्हीं की सरकार को सपोर्ट करेंगे। तो इतनी सी बात देखो राइटर ने कैसे कह दी, पार्टीशन इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसी तरह की वोकैबुलरी की हमें ज़रूरत है। हम लोग देखो एक एक पॉइंट को कितना डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन लिखने के टाइम पे इतना छोटा सा पॉइंट बनता है वो। ठीक है, तो इसी तरह की वोकैबुलरी की हमें ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको सारा टेक्स्ट दिखा देता हूँ ताकि समझ तो आप गए हो, वर्ड्स कहाँ से पिक करोगे तो वो आपकी स्क्रीन के सामने होता है। आई होप चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। कंक्लूजन तो देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पॉइंट्स को किसी न किसी फॉर्मेट के अंदर कि देखो सेंटर और स्टेट्स को आपस में काम करने की ज़रूरत है। ये वाला पॉइंट हमारा कवर हो गया। दूसरा पॉइंट बोलता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है, डिवाइड होकर नहीं बल्कि कॉपरेट होकर ऐसे क्राइसिस के टाइम पे काम करना चाहिए, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद बोला जाता है इंडिया को किसी भी सिचुएशन में इस पैंडेमिक को हराना पड़ेगा ताकि एक तो इकोनॉमी को आगे लेकर जा सके हम लोग, और जो इकोनॉमिक सेटबैक, एक इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने को मिला है, किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा जा सके। ठीक है, और साइड बाय साइड अपने फंडामेंटल पॉलिटिकल जो हमारे फीचर्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। जैसे अभी जो हमने ऊपर जो पॉइंट्स देखे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है कोविड-19 की सिचुएशन में, जहाँ पर सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की कमी थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए ताकि डेमोक्रेटिक फीचर्स को और फेडरल फीचर्स को, यही तो कोर एम है ना इस क्वेश्चन का, है ना, इसी के ऊपर तो हमें बात करनी है ना, डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के ऊपर, तो वो हमने बात करी। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल फीचर्स हैं जैसे इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम और फेडरल सिस्टम, जहाँ पर सेंटर और स्टेट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक इफेक्टिव पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के टाइम पे हमें इन पॉलिटिकल फीचर्स को भी बचा के रखने की ज़रूरत है ताकि जो वेरियस पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं वो ऐसे ना बोलें कि चाइना का जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है, जहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ क्लेम लगा रही हैं, अथॉरिटेरियन कंट्रीज़, कि हमने कोविड-19 की सिचुएशन को, अगर हमारे देश में वो इमर्ज भी हुई थी तो हमने काफ़ी जल्दी उनके ऊपर कंट्रोल पा लिया, तो आवर सिस्टम इज़ बेस्ट सिस्टम, इट इज़ बेटर देन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ऐसी वॉइस ना उठे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वेरियस इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो अगर ऐसी वॉइस नहीं चाहते हो आप, ऐसे क्रिटिसिज्म नहीं चाहते हो, तो आपको अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप दुनिया को दिखा दो कि हम कोविड-19 की सिचुएशन को हरा सकते हैं और करोड़ों की आबादी को हमने बचाया भी है। लास्ट पॉइंट बस यही है कि इस कोविड-19 की सिचुएशन को हराने के लिए और अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर जाने के लिए हमें फेडरलिज्म की मॉडल की ज़रूरत तो है, लेकिन कैसा फेडरलिज्म, बोथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी। फेडरल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में कोऑपरेट करती हैं, तो ये तो हो गया, जहाँ पर कोऑपरेट करती हैं वो तो हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ क्या है, जैसे सपोज़ करो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, मान लेते हैं हम लोग ये स्टेट है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ने सपोज़ कर लो कोई ऐसी वैक्सीन डेवलप कर ली, ठीक है, जिसकी वजह से कोविड-19 के जो केसेस हैं उसमें ड्रास्टिक फॉल देखने को मिल रहा है, तो हम तमिलनाडु के एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, कि बाकी स्टेट्स को भी तमिलनाडु की तरह
रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है कि तमिलनाडु ने क्या इफेक्टिव स्टेप्स और क्या पॉलिसी मेजर्स लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तमिलनाडु का जो हमने केस लिया वो सिर्फ एक एग्जांपल है, रियल इशू नहीं है ये। मान लो कोई एक स्टेट है, जैसे मान लेते हैं हम लोग दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में मान लो कि इफ़ेक्टिव तरीके से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ, सिचुएशन को सपोज कर लो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के कंसेप्ट को समझने के लिए। दिल्ली में इफेक्टिवली लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ और दिल्ली ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि जिससे इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो भी तेज़ रही, एज वेल एज लॉकडाउन की सिचुएशन में जो केसेस थे उसके बाद तो इकोनॉमी भी बढ़ना स्टार्ट हुई और कोविड-19 के जो केसेस थे उसमें भी कमी आई, ठीक है। तो केसेस में कमी आना और इकोनॉमी में भी किसी तरह का डाउनटर्न देखने को नहीं मिला, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करेगी ऐसी सिचुएशन में दिल्ली गवर्नमेंट। अब जो किसी स्टेट में ऑपोजिशन पार्टीज़ हों, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो कोई ऑपोजिशन पार्टी अगर किसी स्टेट में हो तो वो ईगो ना दिखाएं अपना कि नहीं हम तो आम आदमी पार्टी का जो एग्जांपल है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो मॉडल है उसको फॉलो नहीं करेंगे। आपको याद रखना, एग्जांपल के लिए हम लोग पार्टीज़ का नाम ले लेते हैं, आपको बिल्कुल भी किसी भी पार्टी किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो 1920 सेंचुरी के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे ना, जो उस टाइम के जो लीडर्स थे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, आप उन सब के नाम लिख सकते हो, लेकिन देश की आज़ादी के बाद आप अवॉइड करना किसी लीडर के नाम लिखना, ठीक है। तो ऐसा ना हो, खैर हम ये जो हम बात कर रहे थे कि दिल्ली गवर्नमेंट के मॉडल को रेप्लिकेट करने से लेकर जो बड़े सारे स्टेट्स हैं वो हिचकिचाएँ, वो पीछे हटें। अगर उनकी स्टेट्स का भी फ़ायदा होता है, जैसे मान लो कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हमें पता है सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, तो अगर महाराष्ट्र किसी के एक्सपीरियंसेस से सीख सकता है तो उसको ज़रूर सीखना चाहिए। अगर उसे कॉपरेशन की ज़रूरत है तो उसे कॉपरेशन भी मांगना चाहिए। इस टाइम पे किसी सरकार की कोई इज्जत तो चली नहीं जाएगी अगर वो किसी से कोई हेल्प मांग लेंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से या दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरा एंगल ये भी कहता है कि आपने किसी एक स्टेट को देखा प्रोग्रेस करते हुए बहुत ज़्यादा किसी भी टर्म्स में, उस मान लो कोई स्टेट है कि उसने फीमेल लिटरेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा, पॉवर्टी रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा काम करा, इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करा, कोविड-19 जैसी सिचुएशन जो आई उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम करा। तो आपको अपने स्टेट में भी एक तरीके से वो एफर्ट तो लेकर आने हैं, तो आप इस स्टेट को एज अपना कॉम्पिटिटर भी मान सकते हो। अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए तो इस स्टेट को अपना कॉम्पिटिटर मानो। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जैसे महाराष्ट्र को एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन फील करते हुए तमिलनाडु के एफर्ट्स को हराते हुए उससे बेटर परफॉर्म करने की तैयारी करनी चाहिए। समझ गए आप? मतलब अगर आपको तमिलनाडु के एक्सपीरियंसेस को अडॉप्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप कम से कम अपने स्टेट को इतना कैपेबल, इतना काबिल, इतना सक्षम बना लो कि हम लोग इससे भी बेटर परफॉर्म करेंगे, तमिलनाडु से भी बेटर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जब आप इस तरह का कंपटीशन फील करते हो तो ये कंपटीशन कहाँ पर आता है? जब कहीं पर फेडरल सिस्टम होता है और उसके दो चॉइसेस होती हैं फेडरल सिस्टम के अंदर। आप या तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अपनाओ, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अपनाओ। अल्टीमेटली होता क्या है, अगर महाराष्ट्र जो है वो अगर कंपटीशन भी फील कर रहा है तमिलनाडु के कंपैरिजन में कि हम लोग इनसे बेटर फैसिलिटीज़ वगैरह ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं तमिलनाडु के अंदर, तो हम इससे सस्ती हेल्थ फैसिलिटीज़ लाकर दिखाएंगे अपनी स्टेट्स में, बहुत अच्छी बात है। इससे होगा क्या, कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है स्टेट्स के बीच में, लेकिन फ़ायदा तो अल्टीमेटली पब्लिक का होगा ना। मतलब फेडरल मॉडल में अगर कंपटीशन हो भी रहा है स्टेट्स के बीच में, सेंटर स्टेट्स के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, या फिर बहुत सारी स्टेट्स गवर्नमेंट्स के बीच में, तो उससे फ़ायदा तो पब्लिक का होगा ना। अच्छी बात है अगर आप ऐसे कंपटीशन को फील कर रहे हो। रियल लाइफ में देख लो, अगर हम लोग जैसे कंपटीशन को फील करते हैं, आप लोग आपस में कम्पीट करते हो कि मैंने इस साल प्रीलिम्स निकाला था, नेक्स्ट ईयर मैं पक्का मेंस निकालूंगा, इस साल तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, तो उस प्रोसेस में आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी तो बनते हो ना। यही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको किसी रेलेवेंट जगह पर तो हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ एक जिस्ट देने के लिए इतना काफ़ी है। तो इस क्वेश्चन में हमारा फ़ायदा यही रहा कि हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए फेडरलिज्म के, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के, और कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स मिल गए कि फेडरल मॉडल जो डेमोक्रेटिक मॉडल है उसके ऊपर जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं, तो वो कुछ सिचुएशंस के अंदर, जैसे कोविड-19 सिचुएशन के अंदर हमें एक वीक पिक्चर प्रेजेंट हुई हमें इंडिया के डेमोक्रेटिक मॉडल की और फेडरलिज्म मॉडल की, ऐसा एक्सपर्ट्स बोलते हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन
विद द कोरोना आउटब्रेक डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म इंडिया के अंदर ट्रायल सिचुएशन पे है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इस आंसर को अटैम्प्ट भी कर सकते हो, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटैम्प्ट करना है। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही, आगे हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।